हेलो बच्चों। तो कल मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जो एट्थ स्टैंडर्ड का था, पहला चैप्टर मैथ्स का। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेनली हम लोग सीताराम बाल विद्या निकेतन की बात कर रहे हैं। सीताराम बाल विद्या निकेतन, आप सबको पता है कि क्वारंटाइन की वजह से हम लोग अभी बिल्कुल घर में ही हैं और पूरा ट्राई कर रहे हैं कि आप लोगों की जितनी भी मदद की जाए हम लोग करते रहेंगे। आप लोगों का सिर्फ एक ही काम है, वीडियोस देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और बिल्कुल भी बंद नहीं करना है अपने को। पढ़ाई जो भी होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क करते रहना है, रुकना नहीं है। ओके। और अभी ये दूसरा लेक्चर भी मैथ्स का मिल रहा है आपको, धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट्स के भी मिलने लगेंगे आपको। फिर आपको सारी वीडियोस देखते रहना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज ये वीडियो 9th के लिए है। 9th का जो पहला चैप्टर है, 9th का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। ओके, हम लोग मैथ्स का 9th का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। देखो नंबर सिस्टम में होता क्या है, अब इसके नाम से ही पता है कि ये चीज़ें हम लोगों ने पहले भी देखा है। जैसे लास्ट वीडियो में भी जो मैंने 8th के लिए बनाया था उसमें भी मैंने ये सारी चीज़ों का जिक्र किया था कि सारे नंबर्स होते क्या है, सारे नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। तो आज भी मैं थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का, आप लोगों ने ऑलरेडी 8th में पढ़ा होगा, स्टार्टिंग का बस शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ सारे नंबर्स का डेफिनेशन। अभी मैं डेफिनेशन नहीं लिखूँगा, सब आपको बस बोलूँगा और आपको समझते रहना है और मैं एग्जाम्पल्स लिख दिया करूँगा। तो पहला जो होता है नेचुरल नंबर, हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी ये सब ख़त्म करते हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का डेफिनेशन क्या होता है, जो भी काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम होता है वो सारे प्राकृत नंबर्स हैं। मीन्स 1 2 3 4 5 ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। और अगर होल नंबर की बात करें तो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, दैट इज़ 0 1 2 3 4 ये सारे क्या है, होल नंबर्स हैं। ओके, ये हो गया होल नंबर। आगे हम लोग बात करें, आगे एक और, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। इंटीजर्स की बात करें, अगला क्या होता है, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है, अब ये समझ लो कि ये दोनों को सारे होल नंबर्स, ओके, सारे पूर्ण संख्या एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर का जो नेगेटिव होता है -5 -4 -3 -100 ये सब भी, और सारे होल नंबर्स दैट इज़ 0 1 2 3 4 5। इसको अगर डेफिनेशन में बोला जाए तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड ज़ीरो। मीन्स सारे प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या और ज़ीरो, ये सब को अगर एक साथ बोला जाए तो ये सारे क्या है, इंटीजर्स है। मीन्स मैं अगर लिखना चाहूँगा तो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। अब आपको ये बोला जा सकता है कि इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं। मीन्स सबसे छोटा इंटीजर किधर जाएगा, -इन्फिनिटी। मीन्स इधर क्या होगा, अनंत। इधर भी अनंत है, इधर भी अनंत है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। एक और मैं आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ कि नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी ये आप याद रखो, नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, n से किया जाता है। होल नंबर को w से किया जाता है। इंटीजर्स को z से किया जाता है या फिर i से भी किया जाता है। कई जगह पे इंटीजर्स को z से किया जाता है और i से किया जाता है। आपको अभी नहीं समझ में आएगा कि ये तीनों जो लेटर्स मैंने लिखे हैं इसका इंपॉर्टेंस कितना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बाद में आपको बहुत काम आने वाला है कि ये लेटर से आखिर रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्यों, आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी इनको रिप्रेजेंट करने का किसी लेटर से। इन चीज़ों के बारे में आपको बाद में पता चलेगा। अभी तत्काल आप याद रखो कि इंटीजर्स को z या फिर i से रिप्रेजेंट किया जाता है, नेचुरल नंबर को n से, होल नंबर को w से। ठीक है, आगे रैशनल नंबर सबको पता है। रैशनल नंबर क्या होता है, मैं ये बोल सकता हूँ कि रैशनल नंबर, इन सब को मिक्स कर दो पहले तो। मीन्स सारे नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर हैं, सारे होल नंबर भी रैशनल नंबर हैं, सारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर हैं। साथ में इंक्लूड हो जाता है जो भी बाकी नंबर्स बचे, मीन्स फ्रैक्शनल नंबर बचे, इसमें कुछ फ्रैक्शन ऐड कर दिया। मीन्स 3/4 2/3 -5/4 -8/3 ये सब भी इसमें इंक्लूड कर दिया हम लोगों ने। उसको क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। अगर डेफिनेशन लिखना हो तो एनी नंबर, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, एनी नंबर विच कैन बी रिटन in the form of p by q, where
P एंड Q आर इंटीजर्स। अब आपको पता है इंटीजर क्या होता है, कोई भी इंटीजर ले लिया, दो P और Q, उसको डिवीजन के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। कोई भी मीन्स वहाँ पे Q कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है, जो डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता, वो तो यूनिवर्सल चीज़ है कि इतना तो पता होना चाहिए आपको कि कभी किसी भी नंबर में ज़ीरो से भाग देने के बाद अनंत आता है, इसीलिए डिनोमिनेटर में कभी हम लोग ज़ीरो नहीं लिख सकते। तो ये आपका रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। एक दो और आपको डेफिनेशन में बता देता हूँ दिस। आगे अगर आपको बोला जाए कि बताओ रियल नंबर क्या होता है, जो सारे नंबर्स के ऊपर आता है रियल नंबर, अगर उसका डेफिनेशन आपसे पूछा जाए तो वो क्या होगा, तो इसका सिंपल डेफिनेशन होगा नंबर्स विच कैन रिप्रेजेंट एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटीज़। मैं आपको बिल्कुल 1 मिनट में समझा रहा हूँ कि इसका मीनिंग क्या हुआ, इन अ मीनिंगफुल वे। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है कि ऐसे नंबर्स जो एक्चुअल लाइफ में, जो हम लोगों का दिनचर्या का काम होता है, उसमें किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे, उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। 4 आदमी खड़े हैं वहाँ पे, तो 4 एक रियल नंबर है ना। टाइम क्या हो रहा है, 2:15 बज रहा है, तो 2:15 एक रियल नंबर है। समझ में आ रहा है। अगर हम लोग ये बोले कि एक ऐसे लाइन है, ठीक है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, अगर इसका लेंथ 1 है, इसका लेंथ 1 है ना, तो बताओ इसका लेंथ क्या होगा। तो इसका लेंथ जो भी होगा वो एक रियल नंबर होगा ही, है कि नहीं, वो एक रियल नंबर होगा। मैं यहाँ पे डिफरेंस आपको बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में जितने नंबर्स हो जो रियल लाइफ में कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करें, वो एक अच्छा ही दिखता हुआ नंबर हो, मीन्स वो इंटीजर ही हो या रैशनल नंबर ही हो। उसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। जैसे यहाँ पे आप सोचो ये एक लाइन है 1 का, ये 1 का है, तो बताओ ये पॉइंट, इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ होगा √2। इसका लेंथ क्या होगा, √2। तो √2 भी एक रियल नंबर है। √2 भी क्या है, एक रियल नंबर है, लेकिन वो रैशनल नंबर नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, नेचुरल नंबर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट वो एक रियल नंबर है जिसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। वो क्या कहलाता है, इर्रेशनल नंबर कहलाता है। सब समझ में मुझे लगता है आपको आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर मैं आपको आगे बताऊंगा कि एक अलग से इस नंबर सिस्टम में हम लोग इर्रेशनल नंबर एक अलग से आगे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी इस तत्काल अभी रुक जाते हैं, इर्रेशनल नंबर को यहीं पे होल्ड करते हैं। बस मैं आपको ये बताना चाहता था कि रियल नंबर में सारे रैशनल नंबर तो आते ही हैं, साथ में सारे इर्रेशनल नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ें देखें। आगे एक डेफिनेशन, प्राइम नंबर क्या होता है, तो देखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। पहले भी सुन रखा होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। और आपको रियल नंबर का अगर हिंदी चाहिए तो वो क्या होता है, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य जिसमें किसी से भाग ना लगे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। मीन्स, या इसको अगर प्रॉपर डेफिनेशन में बोलूँ तो अ नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। मीन्स एक ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हो। फैक्टर क्या होता है, जैसे 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 5 और 10, है ना। मीन्स फैक्टर मीन्स वो सारे नंबर जो उस नंबर को डिवाइड करें वो उसका फैक्टर हो गया, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर के 2 ही फैक्टर हो तो उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। और नंबर यहाँ किस नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। किस नंबर की बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर की। मीन्स प्राइम नंबर हमेशा नेचुरल नंबर के केस में ही होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग ज़ीरो को नेचुरल प्राइम नंबर के लिए पूछा जाए ज़ीरो के बारे में कि बताओ ज़ीरो प्राइम नंबर है या नहीं है, -1 -2 प्राइम नंबर है या नहीं है, ऐसी बात कभी करेंगे नहीं, है ना। समझ में आ रहा है। तो प्राइम नंबर हमेशा हम लोग नेचुरल नंबर के केस में ही बात करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं जल्दी जल्दी फिनिश कर देना चाहता हूँ ताकि आगे और अच्छे से हम लोग पढ़ पाएँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया प्राइम नंबर। इसके एग्जाम्पल आपको चाहिए तो 2, 3, 5, 7, 11 ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। आगे एक और डेफिनेशन देखते हैं हम लोग प्राइम नंबर के बाद, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है प्राइम नंबर के, हम लोग बोल सकते हैं। कंपोजिट नंबर का हिंदी क्या होता है, भाज्य संख्या। क्या होता है, भाज्य संख्या। मीन्स ऐसे नंबर जिसमें 2 से ज़्यादा
ऐसे प्राकृत संख्याएं जिसके दो से ज़्यादा भाजक हो, फैक्टर्स हो, उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ इसका डेफिनेशन अगर तुम चाहो तो लिख दो, अ नेचुरल नंबर which has more than two factors. A natural number which has more than two factors. ठीक है, ये हो जाता है कंपोजिट नंबर। अब इसके आपको एग्जाम्पल चाहिए तो क्या हो सकता है, आप खुद समझदार हो, लिख सकते हो। पहला 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 9 हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, है ना। अब एक और लाइन में ऐसे भी बोला जाता है कि एक बताओ कि अभाज्य संख्या का डेफिनेशन आपने बचपन से पढ़ा होगा कि ऐसी संख्या जिसमें खुद से और एक से ही भाग लगे, किसी और से भाग नहीं लगे। बिल्कुल सही बात है, एक से ही भाग लगे, खुद से ही भाग लगे, वही क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है, प्राइम नंबर। ठीक है, भाज्य संख्या ऐसा नंबर जिसमें एक और खुद के अलावा किसी और नंबर से भी भाग लगे, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। प्रॉब्लम थोड़ा सा इसमें ये आ जाता है कि अगर ये डेफिनेशन बोलने के बाद बिल्कुल सिंपल सा एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है। वो प्रॉब्लम क्या होता है कि कई लोग बोलते हैं कि आखिर फिर 1 को हम लोग अभाज्य संख्या क्यों ना बोलें, क्योंकि 1 के बारे में ये बोला जा सकता है कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसमें खुद से भाग लगता है और 1 से भाग लगता है। ऐसे कई लोग आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, तो उस कन्फ्यूज़न में ना पड़ते हुए हम लोग सीधे ही डेफिनेशन ही इस अच्छे तरीके से डिफाइन कर दें जिससे कुछ कन्फ्यूजन ही ना रहे, है ना। वो ऐसा हो जाएगा कि अब 1 के बारे में बात करें तो 1 के कितने फैक्टर हैं, एक ही फैक्टर है, दैट इज़ 1 का एक ही फैक्टर है। तो एक ही फैक्टर है तो क्या वो प्राइम नंबर हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर्स होने की ज़रूरत है, तो 1 प्राइम नंबर तो नहीं हुआ। कंपोजिट नंबर होने के लिए क्या हुआ? 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, बट 1 के कितने फैक्टर है? एक ही फैक्टर है, तो क्या वो कंपोजिट नंबर हुआ? नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत बार बताई है आपको, बट क्योंकि आप लोग नए हो, 9th में आए हो, तो मैं चाहता ही नहीं हूँ कि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन रहे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से समझ लेना कि 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक हमने देख लिया। अब प्राइम नंबर पे बहुत सारे क्वेश्चंस आगे बनते हैं जो मैं आपको आगे के और जब अच्छे लेक्चर्स बनाऊंगा, जो जिसमें आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी मैं सिखाऊंगा, उन लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइम नंबर पे कितने अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आगे बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे आपको मैं एक एग्ज़ाम के बारे में बताता हूँ। एक एग्ज़ाम होता है RMO, एग्ज़ाम का नाम होता है RMO। RMO में बैठने के लिए एक और एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, प्री RMO। ये मैं आपको एग्ज़ाम्स के बारे में बता रहा हूँ। जैसे मैंने पहले आपको NTSC के बारे में बताया था। ये 2 ऐसे एग्ज़ाम हैं, जैसे प्री RMO मैथ्स का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, सिर्फ मैथ्स पूछा जाता है इसमें, आप ये समझो। और RMO ऑफ कोर्स रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड होता है। ये ओलंपियाड का एग्ज़ाम है जिसमें सिर्फ मैथ्स होता है और कुछ होता ही नहीं है। आप ये समझो कि अच्छे अच्छे जो मैथ्स के बहुत अच्छे स्कॉलर लोग होते हैं, कभी कभी उनसे भी उनको भी दिक्कत हो जाती है इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में या फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में। दोनों का लेवल बहुत अच्छा होता है। तो प्री RMO के एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ प्राइम नंबर पे बेस्ड होते हैं। मीन्स प्राइम नंबर एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत ही टफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं आपको उसके एग्जांपल दूंगा बाद में कि देखो ये क्वेश्चन प्री RMO में पूछा गया था, है ना। प्री RMO होता है, उसमें पूछा गया था। तो आप ये समझ लो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक सिंपल कॉन्सेप्ट कि एक ऐसा नंबर जिसके 2 ही फैक्टर हो, इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, है ना। इसलिए मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा ज़ोर देता हूँ कि आप ये चीज़ें सीखो, ताकि मैं आपको आगे इन सारे एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए बताऊँ कि कैसे बैठा जा सकता है। उसके लिए आपको प्रिपेयर करूँ कि हाँ ये क्वेश्चंस करो ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओ। और इस एग्ज़ाम्स के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है जो मैं आपको बताऊँगा आगे। अभी हम लोग लेक्चर पे फोकस करते हैं। बहुत बेनिफिट्स हैं इसके, ऐसे ऐसे बेनिफिट्स हैं। आप ये समझो कि किसी ने अगर RMO क्लियर कर लिया तो उसको IIT एग्ज़ाम में भी कभी कभी कुछ नंबर का एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है ना। ऐसा एग्ज़ाम है ये। तो इस बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया, अभी हम लोग लेक्चर पे कंसंट्रेट करते हैं थोड़ा। तो ये हो गया आपका प्राइम नंबर के बारे में। आगे देखते हैं कि और प्राइम नंबर से रिलेटेड
कुछ और टर्म्स होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। एक टर्म होता है को प्राइम नंबर, ठीक है। ये चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था, जो 8th के लिए बनाया था मैंने। को प्राइम नंबर्स, देखो ध्यान से, को प्राइम नंबर्स क्या होता है। को प्राइम नंबर क्या होता है, जब कभी भी को लगा रहता है ना, तो उसका मीनिंग होता है कि दो चीज़ों की बात हो रही है ना। जैसे कोऑर्डिनेट, आप एक चैप्टर आगे पढ़ोगे, कोऑर्डिनेट CO लिखा रहता है वहाँ पे, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, दो पॉइंट के बीच की बातें होने लगती है ना। को मीन्स एक दूसरे से, ठीक है। तो को प्राइम मतलब कि अगर एक दूसरे को दो नंबर डिवाइड ना कर पाए, जनरली, इन जनरल, ये डेफिनेशन में नहीं बोल रहा हूँ, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इन जनरल अगर दो नंबर आपको कुछ ऐसा दिखे, जैसे 3 और 4, 3 और 4 को प्राइम हो गए, मतलब उन दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस डेफिनेशन में एक थोड़ा सा लूप होल है। लूप होल मतलब कि कुछ ऐसा चीज़ है जिसमें आपकी गलती ढूंढी जा सकती है। वो क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो को प्राइम नंबर्स का अगर प्रॉपर डेफिनेशन बोला जाए तो वो होता है इफ HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में महत्तम समापवर्तक, ठीक है। क्या होता है महत्तम समापवर्तक। तो इफ HCF ऑफ टू नंबर्स इज 1, ये डेफिनेशन का मीनिंग होता है कि अब इस पे ही सब कुछ बेस्ड होगा। कोई भी चीज़ आपसे पूछा जाएगा तो बस हम लोग यही देखेंगे कि दो नंबर का HCF 1 है, मीन्स वो को प्राइम है, ठीक है। इफ HCF ऑफ टू नंबर्स इज 1, देन दोज नंबर्स आर को प्राइम, दोज नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल की बात करें, अभी मैंने एक बोला था 3 4, ठीक है, 3 5 या 5 7 6 7 5 7, बहुत सारे हो सकते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब एक डाउट किसी के मन में आता है कि क्या को प्राइम नंबर के लिए प्राइम होना ज़रूरी है, मीन्स को प्राइम नंबर होने के लिए क्या अभाज्य संख्या होने की ज़रूरत है। कोई ज़रूरत नहीं है। अब देख लो, पहले ही मैंने 4 यूज़ कर लिया है ना, 6 यूज़ कर लिया, ये प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। तो को प्राइम के लिए ज़रूरी नहीं है कि प्राइम नंबर हो, कोई और नंबर भी को प्राइम हो सकता है, ठीक है। लेकिन सारे को प्राइम नंबर नहीं होते हैं, लेकिन सारे प्राइम नंबर को प्राइम नंबर होते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर जो होगा वो दोनों दो प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 ही होने वाला है, क्योंकि 1 ही कॉमन फैक्टर है उन दोनों का, है ना। तो सारे प्राइम नंबर्स को प्राइम है, बट सारे को प्राइम नंबर प्राइम नहीं है, ठीक है। ये हो जाता है को प्राइम नंबर। मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी इसमें। अब मैंने जो एक लाइन बोला था, ये मैं क्वेश्चन के रूप में आपको दे देता हूँ। एक स्टेटमेंट है, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टेटमेंट ये है कि इफ़ टू नंबर्स कैन नॉट या कांट डिवाइड ईच अदर, देन दे आर को प्राइम। आप खुद पहले 2 मिनट सोचना कि ये ट्रू है या फॉल्स है। मोस्टली सब अगर 2 मिनट आप सोचोगे या क्वेश्चन लिखते टाइम भी आपके दिमाग में आता होगा ये तो ट्रू है ना, लेकिन ये बिल्कुल ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। क्यों? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 4 और 6, 4 और 6 दोनों एक दूसरे को भाग दे पा रहे हैं क्या? नहीं दे पा रहे हैं। 6 4 को भाग नहीं दे पाएगा। भाग देना मीन्स कंप्लीटली डिवाइड करना मीन्स भाग देने के बाद कुछ रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए। उसको बोलते हैं हम लोग कि वो डिविजिबल है, डिवाइड कर पा रहा है, ठीक है। तो 4 को 6 डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 4 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कुछ अच्छा रिमाइंडर नहीं आएगा, मीन्स ज़ीरो रिमाइंडर नहीं आएगा। अगर 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 शेषफल नहीं आएगा। तो मीन्स 4 और 6 एक दूसरे को डिवाइड तो नहीं कर पा रहे, बट ये को प्राइम है क्या? नहीं है, क्योंकि 4 और 6 का HCF क्या है? 2। और डेफिनेशन क्या बोला गया था? डेफिनेशन ये बोला गया था कि एक मिनट, हाँ सॉरी, ओके। तो डेफिनेशन ये बोला गया था आपको कि उनका HCF 1 होना चाहिए। तो 4 और 6 का HCF क्या है? 2। तो क्या वो को प्राइम नंबर हुए? नहीं हुए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, ये को प्राइम नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया को प्राइम का डेफिनेशन।
अगला टर्म, अब को प्राइम हमने देखा है तो एक और मैं आपको बता देता हूँ, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर आपने शायद नहीं सुना होगा ये, या फिर मैंने ही कभी आपको जब मैं वहाँ घर आया होऊंगा तो आपको बताया, और शायद बताया होऊंगा कि ट्विन प्राइम नंबर होता क्या है। ट्विन प्राइम नाम से ही लगता है। ट्विन आप कब सुनते हो? जुड़वा। ट्विन कब सुनते हो? जुड़वा मीन्स दो चीज़ें जो एक साथ हो उसको ट्विन प्राइम मतलब ट्विन बोला जाता है। तो नंबर्स के केस में भी अगर दो प्राइम नंबर ऐसे हो जो लगातार के हो, लगातार मीन्स अगर एक प्राइम नंबर में 2 ऐड करें तो एक प्राइम नंबर ही मिले, तो वो दोनों क्या हो गए? ट्विन प्राइम हो गया। सिंपल लैंग्वेज, एक प्राइम नंबर है, उसमें 2 जोड़ दिया, जोड़ने के बाद भी एक प्राइम नंबर ही मिला, तो वो दोनों क्या हो गए? ट्विन प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लिखूँ। अब इसका डेफिनेशन कैसे डिफाइन किया जाए वो भी देखो। ऐसे लिख देंगे इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में, इफ़ n एंड n+2 बोथ आर प्राइम देन these numbers are called twin prime number। ट्विन प्राइम नंबर। अब इसका एग्जांपल आप लोग खुद ही बहुत सारा दे सकते हो। इसका एग्जांपल आप दो, जैसे 3 और 5 है ना। 2 और 3 हुए क्या? नहीं हुए, क्योंकि 2 में 2 ऐड करने के बाद 3 थोड़ी आता है, ये नहीं हुआ। ठीक है, 3 और 5। एक और बताओ, आप मन में सोचो क्या हो सकता है? 5 और 7। आगे और क्या नेक्स्ट होगा? 7 9 हो सकता है क्या? नहीं। 9 11 हो सकता है कि नहीं? 11 13 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, बहुत कम ही ऐसे होंगे। ठीक है, तो अब आप आगे के सब लिखना, और आपका टास्क ये है कि टिल 100 कितने ट्विन प्राइम हैं वो सब लिखो। ठीक है, ये आपका पहला मैं होमवर्क दे रहा हूँ जो कि आपको करके रखना है। किधर सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, वो मैं अलग से आपको बताऊँगा। ठीक है, और SBVN के अलावा, मिस सीताराम बाल विद्या निकेतन के अलावा कोई और स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो खुद मन में सोचो कि आखिर ये टिल 100 कितने ट्विन प्राइम नंबर्स होंगे, और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, लिख सकते हो कि इतने ट्विन प्राइम नंबर होंगे, या कोई भी स्टूडेंट आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इतने ट्विन प्राइम नंबर होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, वो मैं पढ़ के रिप्लाई करूँगा आपको। एक और मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, प्राइम ट्रिपलेट्स। प्राइम ट्रिपलेट्स, ये भी एक डेफिनेशन होता है प्राइम ट्रिपलेट्स का, और ये बहुत अच्छा होता है। कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि प्राइम ट्रिपलेट्स क्या होता है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा नाम से ही कि जैसे यहाँ ट्विन प्राइम था तो 2 प्राइम नंबर की बात हो रही थी, ट्रिपलेट्स है तो 3 प्राइम नंबर की बात हो रही है। कि अगर 3 लगातार के प्राइम नंबर्स मीन्स एक नंबर है उसमें 2 ऐड किया तो एक प्राइम नंबर मिले, तो नया प्राइम नंबर जो मिला उसमें भी 2 ऐड करने के बाद अगर प्राइम नंबर ही मिले उसे हम लोग प्राइम ट्रिपलेट्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन आप खुद समझ गए होगे कि कैसे लिखने वाला हूँ मैं। इफ़ n+2 n and n+4 all these numbers are prime, then these numbers are called prime triplets। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम ट्रिपलेट्स। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। अब इसका एग्जाम्पल, प्राइम ट्रिपलेट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आप खुद सोचो। 3 5 7 बोलो क्या? 3 5 7 बोलूं क्या? पहला प्राइम ट्रिपलेट। अब आपके लिए सवाल ये है कि एक और प्राइम ट्रिपलेट बताओ। ठीक है, 3 5 7 के अलावा एक और प्राइम ट्रिपलेट बताओ। तो चलो मैं इसका आंसर यही बता देता हूँ कि आप कितना भी सोच लो लेकिन आपको दूसरा प्राइम ट्रिपलेट नहीं मिल पाएगा। सिर्फ एक ही प्राइम ट्रिपलेट है, वो क्या है? 3 5 and 7। अब आप खुद सोचो कि क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है। क्वेश्चन आपको ये बोल देगा, जैसे 3 नंबर की बात करनी है कि देयर आर 3 नंबर्स, है ना, उन तीनों नंबर को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, ऐसे वैसे कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। अब वहाँ ऐसे नहीं बोलेगा, क्वेश्चन ये देगा कि इफ़ प्राइम ट्रिपलेट्स आर गेटिंग स्क्वायर्ड एंड एडेड, मीन्स प्राइम ट्रिपलेट्स को स्क्वायर करते हैं और उसको ऐड कर देते हैं। तो अब आपको पता ही नहीं होगा प्राइम ट्रिपलेट होता क्या है, तो आप वहीं पे क्वेश्चन आपके लिए एंड हो गया, है ना। कम से कम समझने के लिए कि क्वेश्चन में करना क्या है, आगे ये पता होना चाहिए कि प्राइम ट्रिपलेट है क्या। तो अब आपको पता है कि प्राइम ट्रिपलेट क्या है, 3 5 और 7। ठीक है, ये नंबर्स क्या हैं? प्राइम ट्रिपलेट्स हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप ट्राई कर लेना वैसे कि आगे आप ट्राई करो 357 के अलावा कोई और प्राइम ट्रिपलेट मिल जाए, तो आप कितना भी कोशिश कर लो दूसरा प्राइम ट्रिपलेट आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या फिर आप फिर भी ढूंढ पाओ तो प्लीज़ मुझे आप बताना कमेंट बॉक्स में कि ये प्राइम ट्रिपलेट हो सकता है सर। ठीक है, तो ये हो गए प्राइम ट्रिपलेट की बातें। आगे बढ़ते हैं। अब ऑड नंबर इवन नंबर आपको पता ही होगा, सम संख्या विषम संख्या है ना। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसमें 2 से भाग नहीं ला पाए, है ना, नॉट डिविजिबल बाय 2, सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूँ। और इवन नंबर क्या होता है? डिविजिबल बाय 2। अगर कोई नंबर 2 से भाग लग रहा है तो वो इवन नंबर है, 2 से भाग नहीं लग रहा है तो ऑड नंबर है। तो ये छोटे मोटे डेफिनेशंस हम लोगों ने जल्दी जल्दी देख लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाँ इन नंबर्स के बारे में बताओ। इसका एग्जांपल क्या दोगे आप? 2, 4, 6। कोई बोलेगा बताओ -2 ऑड नंबर है क्या? सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? 3, 5, 7, 1। तो कोई पूछेगा बताओ -3 ऑड नंबर है क्या? बिल्कुल है ना। -3 नेगेटिव नंबर्स भी ऑड नंबर होते हैं। यहाँ इंटीजर्स की बात करते हैं, बट प्राइम नंबर के केस में हम लोग सिर्फ नेचुरल नंबर की बात करते हैं, तब इंटीजर की बात नहीं करते हैं। बट ऑड इवन के लिए बिल्कुल चलेगा, नेगेटिव नहीं। ये मैं छोटे मोटे डिटेल्स आपको बता रहा हूँ जो कि कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ना। हम लोग नॉर्मल जब कहीं क्लासरूम में पढ़ रहे होते हैं तो आपको बता दिया जाता है कि हाँ 3, 5, 7 ये सब ऑड नंबर हैं, लेकिन उसमें लूप होल अच्छे एग्जामिनेशन में ढूंढ लिया जाता है कि अच्छा तुम्हें तो ये पता है कि 3, 5, 7 ऑड नंबर है, बताओ -3 ऑड नंबर है क्या? तो आपके दिमाग में थोड़ा सा डाउट आ सकता है कि ये तो देखा ही नहीं था हमने, है ना। तो अभी आपका वो डाउट क्लियर हो गया कि -3, -5 ये सब भी क्या है? ऑड नंबर है। और प्राइम नंबर के केस में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सब प्राइम नंबर है क्या? क्या बोलेंगे यहाँ से? ये नहीं बोलेंगे नहीं है प्राइम नंबर, ठीक है। क्या बोलेंगे? नहीं, वो ऐसा पूरा एक्सप्लेन कर दो वहाँ पे कि नहीं इस नेगेटिव नंबर्स के लिए हम लोग प्राइम नंबर की बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। तो ये हो गया डेफिनेशन की बातें। आगे अगर आप ये सोचो, मैं आगे आपको एक टॉपिक बता रहा हूँ जिसका नाम मैं लिख देता हूँ रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। अब आपको पता है रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर होता है ऐसे नंबर्स जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सके। p और q क्या होता है? पूर्णांक होता है, इंटीजर होता है, और q 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो अब रैशनल नंबर होता, फिर आप ये बोलोगे कि रैशनल नंबर का एग्जांपल 3/5 सपोज हो गया, तो क्या उसको डेसिमल फॉर्म में लिखा जा सकता है? डेसिमल क्या होता है आपको पता होगा, बिल्कुल लिखा जा सकता है। जैसे अगर बोला जाए कि रैशनल नंबर, चलो बताओ 1/2 को डेसिमल फॉर्म में क्या लिखेंगे? 0.5। 1/3 है, उसे डेसिमल फॉर्म में क्या लिखेंगे? 0.6666। सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, कभी कभी दिमाग इधर उधर होता है तो मैं छोटे मोटे कैलकुलेशंस हो जाते हैं, नॉर्मल बातें। 0.3333। ठीक है, और अगर लिखा जाए 1/4 तो वो क्या हो जाएगा? 0.25। ऐसे बहुत सारे आप लिख सकते हो। अगर 3 बाय कुछ भी लिख दो, मैं 7 लिख दूँ तो ये आराम से आप डिवाइड कर पाओगे। 0.428 5 एंड सो ऑन, ये कभी रुकेगा ही नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप के रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखो मैंने 3 डिफरेंट टाइप के रैशनल नंबर लिख दिया है हमने। पहला जो रुक गया 0.5 के आगे कुछ नहीं है तो 000 लिख सकते हैं, बट वहीं पे रुक चुका है वो, उसके आगे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा हो गया जो कि एक ही डिजिट रिपीट होता जा रहा है, 0.3333। आप कितने बार भी डिवाइड करो ये रुकने नहीं वाला है, 0.3333 ये चलता ही जाएगा। और वही अगर 3/7 करूँ तो 3/7 क्या होगा? वो भी रुकने नहीं वाला है, चलता ही जाएगा। लेकिन इन दोनों में कॉमन एक बात है। कॉमन बात क्या है? इन दोनों में अगर कॉमन में पूछूं तो ये होगा कि डेसिमल के बाद ये रुकता तो नहीं है, दोनों ही नहीं रुकता है, बट दोनों रिपीट होता है। आपको अगर ये जानना हो कि ये कब रिपीट होगा तो आप इसके बाद डिवीज़न करके देख लेना, आपको ये रिपीट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं रिपीट होगा। तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर की बात है कि उनको डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे इसे किया, ये भी हुआ। अब इसी से मैं आपको अलग डेफिनेशन बताता हूँ कि आखिर बिना भाग दिए हम लोग ये कैसे पता करेंगे कि ये रुकने वाला है या नहीं रुकने वाला है, रुकने वाला है या फिर नहीं रुकने वाला है। तो उसके लिए
मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई चीज़ रुकने वाला है उसे क्या कहते हैं, कोई चीज़ नहीं रुकने वाला है उसे क्या कहते हैं। पहला, एक टर्म होता है जिसका नाम होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये आपके सिलेबस की चीज़ें चल रही है, हाँ, ये सब आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? अब देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल आप खुद सब, टर्मिनेट का मीनिंग क्या होता है? टर्मिनेट का मीनिंग होता है रुकना। टर्मिनेट कर देना मीन्स रोक देना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब क्या? जो रुक जाए, है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब क्या होता है? जो रुक जाए। तो आप खुद बताओ, इन चारों में टर्मिनेटिंग क्या है? ये रुक गया है ना, ये रुक गया, तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। ये रुक गया है, ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। ये रुका क्या? नहीं रुका, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं हुआ। तो खुद से आप नाम सोच लो, टर्मिनेटिंग नहीं हुआ तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। टर्मिनेटिंग नहीं हुआ तो क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका डेफिनेशन आप खुद बताओ क्या होगा, कि अ डेसिमल विच स्टॉप्स समवेयर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। एक ऐसा रैशनल नंबर जिसको दशमलव फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो कहीं ना कहीं रुक जाए, उसे क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे यहीं पे मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ कि अगर कोई भी रैशनल नंबर को बिना डिवाइड किए ये पता करना हो, बिना डिवाइड किए ये पता करना हो कि क्या वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो आप क्या करोगे बताओ? अगर ये पता करना हो कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है विदाउट डिवाइड किए, तो क्या करोगे? क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई भी रैशनल नंबर है, सपोज कोई भी, आप इन जनरल मैंने लिया, चलो 1/2 लिया था, वही ले लो। तो अगर डिनोमिनेटर को, अगर हर को 2m इंटू 5n के फॉर्म में लिख दिया जाए, मीन्स अगर हर को इस फॉर्म में लिखा जा सके, तो वो टर्मिनेटिंग होता है ना। वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है। और अगर हर को इस फॉर्म में नहीं लिख पाए, अभी इस फॉर्म में क्या लिखना होता है कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, वो मैं आपको आगे बस 1 मिनट बाद बताने वाला हूँ, कि अगर इफ इन केस ऑफ P/Q, इफ Q, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ जिससे आपका नोट्स भी अच्छा बने। और हाँ, मैंने बोला नहीं था नोट्स भी अच्छे से बनाना है, ऐसा नहीं कि ये सब देखते रहना है ना। नॉर्मल वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, गाना देखते हैं, उसकी तरह ये वीडियो पे पूरा देख दिया, है ना, और सबको लगा कि हाँ इसने तो पढ़ लिया है ना। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। चुपचाप ये आप, जो भी मैं SBVN के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, बाकी स्टूडेंट्स आप भी, आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप नोट्स बनाइए। अगर आप ऐसे पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। सिर्फ देख लेने से आपको उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा। और जो इसके स्टूडेंट्स हैं SBVN के, आपको ऐसा समझ में आ जाना चाहिए कि आपको नोट्स बनाना है। ये आपकी पढ़ाई चल रही है और प्रॉपर होमवर्क भी आपको दिया जाने वाला है। आपको वो होमवर्क भी करना है और पूरा यहाँ पे आपका डिटेल्स रखा जाएगा कि आपने होमवर्क किया है या नहीं किया है। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स भी कृपया प्लीज़, आप, अच्छा रहेगा आप अगर नोट्स भी बनाएं। सिर्फ देखने से उतना फ़ायदा नहीं होने वाला है। इन केस ऑफ P/Q, इफ़ Q can be expressed as this, then X is a terminating decimal. X is terminating। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, अब 3-4 एग्जाम्पल से आपको ये टर्म्स ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। 1/2 की बात करें, अब 2 को क्या लिख सकते हैं? 2^1। अब 5 तो है ही नहीं, तो 5^0। तो इस फॉर्म में हमने लिख दिया, मीन्स ये टर्मिनेटिंग है। आप डिवाइड करके देख लेना, ये टर्मिनेटिंग मिला, टर्मिनेटिंग ही होगा। वही दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल आप खुद कुछ भी ले, 11/16 सपोज, 11/16। तो ये 16 को क्या लिख सकते हैं? 2^4 इंटू 5^0, 2^4 इंटू 5^0। इसे भी लिख दिया, मीन्स आप डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधे ही बता सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग है। एक और कर लेते हैं, 3/20। अब 20 को क्या लिख सकते हैं? 2^2 इंटू 5। तो क्या ये भी
टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल है, मीन्स ये भी डिवाइड करने के बाद कहीं ना कहीं रुक जाएगा। और वही अगर 4/21 ले लिया मैंने, तो 21 क्या लिख सकते हैं, 3^1 × 7^1। क्या इस फॉर्म में है वो 2^m × 5^n? नहीं है। तो ये आप डिवाइड करके देख लेना, क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। वो टर्म भी मैं लिख देता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, बिल्कुल उल्टा। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स क्या, जो कहीं ना रुके, है ना। तो 4/21 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अब मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, आप एग्जाम्पल खुद से देखना 2-4 कैसा रहता है, ये चीज़ आपको समझ में आता है नहीं आता है। अब टर्मिनेटिंग में ही, टर्मिनेटिंग तो ख़त्म हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रिकरिंग, इसी को और रिपीटिंग भी बोलते हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। अब रिकरिंग क्या होता है, या रिपीटिंग आपने सुना होगा। रिपीटिंग क्या होता है, जब रिपीट हो। तो रिकरिंग का भी वही मीनिंग होता है कि किसी भी एक ऐसा डेसिमल, कोई भी एक ऐसा डेसिमल जिसमें डिजिट्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, उसे हम लोग रिकरिंग बोलेंगे। और अगर डिजिट्स रिपीट ना हो तो उसे नॉन रिकरिंग बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे देखो, अगर मैं बात करूँ, अभी किया था 1/3 की, तो क्या आया था, 0.3333। ये क्या, 3 रिपीट होता है ना, तो ये क्या हो गया, रिकरिंग हो गया। ये क्या हो गया, रिकरिंग हो गया। और वही अगर बात करें 1/1 या 2/7 ले लेते हैं चलो, तो ये क्या होगा, 0 पॉइंट, अब करके देखो, 7×2 = 14, 60, 7×8 = 56, 40, 7×5 = 35, 50, 7×7 = 49, 10, 7×1 = 7, 30, 7×4 = 28, 20, 7×2 = 14, 60, 7×8 = तो आप ये देख रहे हो आराम से कि इधर के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो ये भी क्या है, रिकरिंग है। भले ही बहुत लेट से हुआ, अब चेक कर लेना ये डिवीजन सही है नहीं है, मैंने जल्दी जल्दी में किया, बाकी आप खुद देख लेना, मुझे तो लग रहा है सही है। तो ये क्या हो गया, रिकरिंग है। आगे बढ़ते हैं, और भी एग्जांपल आप रिकरिंग का ले सकते हो। मैं ऐसे फॉर्म में नहीं लिखता हूँ, ऐसे अगर 0.25, 25, 25 ऐसे ऐसे लिखा हो तो इसे भी क्या बोलते हैं, रिकरिंग बोलते हैं। ये भी क्या है, रिकरिंग है। तो फिर रिकरिंग कौन सा नहीं है, अगर ऐसे लिखा हो 0.15261298560197253141 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, आपको कहीं कुछ रिपीटेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन रिकरिंग। क्या हो गया, नॉन रिकरिंग। आप ये सब अच्छे से नोट्स में लिखना कि नॉन रिकरिंग फिर क्या होता है, जो कभी रिपीट नहीं हो, या नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं उसे। नॉन रिपीटिंग क्या होता है, जो रिपीट ना हो, या नॉन रिकरिंग क्या होता है, जो रिपीट ना हो। तो ये जो नंबर होता है, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, उसको हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग मीन्स जो कभी टर्मिनेट भी ना हो, नॉन रिकरिंग। जो कभी टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और जो रिपीट भी नहीं हो रहा है, ऐसा नंबर रैशनल नंबर नहीं होता है। दिस नंबर इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, जो आपने 8th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा सा √2, √3, √4 देखा होगा, वो सॉरी √2, √3, √5 ये सब क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, जो उसको अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो फिर कभी वो रुकेगा नहीं और रिपीट भी नहीं होगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर हो जाता है। वो क्या कहलाता है, इर्रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे कि आखिर इर्रेशनल नंबर को फिर कैसे, क्या क्या होता है उसमें, क्या क्या उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, उसको बाद में देखेंगे। अभी थोड़ा सा इस बारे में भी देखते हैं कि यहाँ थोड़ा सा आपके मन में आया भी होगा कि अच्छा ये सब रिपीट हो रहा है, ये सब रिपीट हो रहा है, मीन्स अगर आपको रैशनल फॉर्म में था तो उसको डेसिमल में आपने ईजिली कन्वर्ट कर दिया। अगर डेसिमल फॉर्म में हो तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग रैशनल फॉर्म में, कुछ तो तरीका होगा।
है ना। तो जनरली लोग कुछ याद रख लेते हैं कि उसको ऐसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ या मैं आपको बताऊँगा कि आखिर किसी भी डेसिमल को, जो रिकरिंग डेसिमल होता है, उसको रैशनल फॉर्म में मीन्स p/q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है ना। मैं आपको अच्छे से वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। आज का लेक्चर यही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किसी भी रिकरिंग डेसिमल को p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना, किसी भी रिकरिंग डेसिमल को p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो वो कैसे करेंगे ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज मैं आपको जो होमवर्क करके सबमिट करना है फॉर SBVN स्टूडेंट्स, आपको सारे जो भी डेफिनेशन मैंने लिखा है, जितने भी डेफिनेशन है, ये आपको नोट्स पहली बात सबमिट करना है। नोट्स किसका होगा, ये सब का डेफिनेशन आपको लिख के लाना है। ये जितने भी डेफिनेशन आपको मैंने बताया हैं, ये सब आपको लिख के लाना है। 7 ये सारे आपको नोट्स एक तरह से बना के देना है, सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट आप कैसे करोगे ये आपको मैं फ़ोन के बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सीताराम बाल विद्या निकेतन के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप पढ़ाई बिल्कुल रोकना नहीं है, आपको इन वीडियोस के थ्रू ही पढ़ते रहना है। और ये 9th स्टैंडर्ड का पहला वीडियो था। जल्दी ही आपको 1-2 दिन के अंदर आपको दूसरा वीडियो मिलेगा और बाकी स्टैंडर्ड के वीडियोस भी जल्दी अपलोड किए जाएंगे। तो पढ़ाई कृपया आपको कंटिन्यू रखना है, ओके। तो थैंक यू सो मच। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और सपोर्ट कीजिए। कुछ आपको सजेशन देना है तो आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि मैं ये इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। और धीरे धीरे और